नमस्कार और स्वागत है। आज हम झारखंड की जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं उनकी दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ काफी विस्तृत इन्फोग्राफिक्स हैं जो 2001 से लेकर 2026 तक के एक लंबे दौर का विश्लेषण करते हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये सूची बनाना नहीं है कि कौन सी योजना क्या करती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन योजनाओं के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। क्या झारखंड जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर एक खास मॉडल अपना रहा है? चलिए जरा खोद कर देखते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखते हैं तो पहली और सबसे खास बात जो उभर कर आती है वो है इनका सटीक निशाना। ऐसा लगता है कि ये योजनाएं हवा में तीर नहीं चला रही। अच्छा। हाँ, बल्कि समाज के उन वर्गों पर केंद्रित हैं जिनकी जरूरतें सबसे अलग और सबसे ज्यादा हैं, जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिन्हें हम पीवीटीजीज कहते हैं, महिलाएं और सीमांत किसान। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि एक जटिल और सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती हैं। तो इसी रणनीति को समझने के लिए चलिए जनजातीय कल्याण से ही शुरू करते हैं, जो झारखंड की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। स्रोतों में जो पहली योजना ध्यान खींचती है वो है आदिम जनजातीय डाकिया योजना। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये योजना अपने आप में एक केस स्टडी है। 6 अप्रैल 2017 को शुरू हुई और इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचना है। अब तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन इसकी खासियत इसके काम करने के तरीके में है। वो कैसे? हर महीने 35 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, और वो भी 1 मिनट, घर पर डिलीवरी। जब मैंने ये स्रोत में पढ़ा तो मुझे दोबारा देखना पड़ा। हम आमतौर पर राशन मतलब घंटों लंबी लाइनों की कल्पना करते हैं, ये तो पूरी व्यवस्था को पलट देता है ना? बिल्कुल। सरकार लाभार्थी तक जा रही है, लाभार्थी सरकार तक नहीं। सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि झारखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। अच्छा। हाँ, ये उन परिवारों के लिए है जिनकी साक्षरता दर न के बराबर है और मासिक आय, आप सोचिए, 1000 रुपए से भी कम है। तो एक परिवार जिसे शायद सरकारी दफ्तर का रास्ता भी ना पता हो, उसके दरवाजे पर अनाज पहुंच रहा है। ये सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं है, ये सम्मान भी है। सही बात है। डाकिया योजना से खाद्य सुरक्षा तो हो गई, लेकिन हमारे स्रोत में बिरसा आवास योजना का भी जिक्र है। मुझे ये दिलचस्प लगा कि यहाँ भी फोकस सिर्फ पीवीटीजी पर है। क्या इसका मतलब ये है कि सरकार मानती है कि इन समूहों के लिए सामान्य आवास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वो काफी नहीं है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हाँ है। बिरसा आवास योजना का सिर्फ आदिम जनजातियों पर केंद्रित होना ये दिखाता है कि नीति निर्माता ये समझते हैं कि पीवीटीजी समुदायों की जरूरतें अलग हैं। उन्हें सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित माहौल चाहिए, जो शायद एक सामान्य योजना न दे पाए। तो ये एक तरह का, क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत वाले समूह को सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और ये रणनीति और भी साफ हो जाती है जब हम पीवीटीजी विकास मिशन को देखते हैं, जिसे 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। ये केंद्र प्रायोजित मिशन है, लेकिन ये इन अलग अलग योजनाओं को एक बड़ी छतरी के नीचे ले आता है। मकसद है कि 9 मंत्रालयों को एक साथ लाकर इन समुदायों के लिए सड़क, आवास, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर बुनियादी सुविधा सुनिश्चित की जाए। मतलब डाकिया योजना और बिरसा आवास योजना इस बड़े मिशन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाँ, जो एक समग्र विकास का खाका तैयार करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे आदिवासी समूहों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का एक जाल बुना जा रहा है, लेकिन ये सब तब तक अधूरा है जब तक सिर पर एक पक्की छत न हो। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अबुआ आवास योजना एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, अबुआ आवास योजना का संदर्भ बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि ये योजना राज्य ने तब शुरू की जब केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरी मंजूरी नहीं मिल रही थी। यह एक तरह से राज्य की आत्मनिर्भरता दिखाता है। और इसका लक्ष्य छोटा नहीं है। कितना? 2026 तक 8 लाख पक्के मकान बनाने का संकल्प। 8 लाख मकान, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसकी क्या खास विशेषता है और ये सामान्य आवास योजनाओं से कैसे अलग है? इसमें 3 कमरों वाला एक व्यवस्थित पक्का मकान बनाने का प्रावधान है, जिसमें एक किचन और एक बाथरूम भी शामिल है।
मतलब सिर्फ सिर पे छत वाली बात नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी जगह देने की कोशिश है। और प्राथमिकता किसे दी जाती है? प्राथमिकता साफ है, जो बेघर हैं, कच्चे घरों में रहते हैं या जिन्हें किसी और योजना का लाभ नहीं मिला है। और हमारे स्रोत में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है कि खूंटी जिला इस योजना में आवास निर्माण में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन को दिखाता है। और यहाँ भी हमें वही बहुस्तरीय रणनीति दिखती है। अबुआ आवास योजना एक बड़ी सार्वभौमिक योजना है, लेकिन इसके साथ साथ खास समूहों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे 2016 में शुरू हुई भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अच्छा, वो किसके लिए है? वो विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए है। इसमें उन्हें 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। विधवाओं के लिए एक अलग योजना, ये फिर से उसी सटीक टारगेटिंग को दिखाता है। हाँ, और सिर्फ विधवाएं ही नहीं, वेद व्यास आवास योजना को देखिए। ये मछुआरा समुदाय को पक्का आवास प्रदान करने के लिए है। तो संदेश साफ है, एक बड़ी योजना सबके लिए है, लेकिन हम उन लोगों को भी नहीं भूलेंगे जिनकी जरूरतें और चुनौतियां खास हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व कल्याणकारी दृष्टिकोण लगता है। तो सुरक्षा और स्थिरता के इन स्तंभों के बाद अब बात करते हैं सशक्तिकरण की, खासकर महिलाओं की। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये सीधे तौर पर वित्तीय सहायता से जुड़ी लगती है। हाँ, ये एक हालिया और सीधी हस्तक्षेप वाली योजना है। 16 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। 2,500 रुपये प्रति माह, ये रकम सुनने में शायद कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन अगर हम झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो ये राशि एक घर की खरीदने की क्षमता को दुगना भी कर सकती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आर्थिक शक्ति का हस्तांतरण है। जब एक महिला के हाथ में नियमित आय होती है तो घर के फैसलों में उसकी भूमिका बढ़ जाती है। सही बात है। और इसमें जो अपवाद रखे गए हैं कि सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता इसके पात्र नहीं है, वो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। लाभ सीधे निम्न और मध्यम आय वर्ग तक पहुंचता है। वित्त सहायता से आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और योजना है जिसका डिजाइन मुझे बहुत चालाकी भरा लगा। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। हमारे स्रोत ने किश्तों में पैसे देने का एक पूरा चार्ट बना हुआ है। इसका डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है, ये एक व्यवहारिक मनोविज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। इसका दोहरा लक्ष्य है, लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखना और बाल विवाह को रोकना। ये जो किश्तों वाला डिजाइन है, ये बड़ा शातिर लगता है। स्रोत का चार्ट दिखाता है कि हर मुश्किल पड़ाव पर जब लड़कियों के स्कूल छोड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक उसी वक्त एक वित्तीय मदद दी जा रही है। बिल्कुल, कक्षा 8 और 9 में हर साल 2,500 रुपए, फिर 10वीं, 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपए सालाना, और फिर 18-19 साल की उम्र पूरी करने पर जब शादी का दबाव सबसे ज्यादा होता है तब एक मुश्त 20,000 रुपए मिलते हैं। कुल 40,000 रुपए। हाँ, ये हर कदम पर एक प्रोत्साहन है कि तुम पढ़ती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बाल विवाह के खिलाफ एक आर्थिक ढाल का काम करता है। ये दृष्टिकोण सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि इतनी सारी अलग अलग योजनाओं को एक दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए, एक विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू करने में प्रशासनिक चुनौतियां नहीं आती? ये एक जायज चिंता है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना को ही लें, जो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देती है, या विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसमें पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए की बड़ी सहायता है। 2 लाख? हाँ, तो इन योजनाओं के लिए सही लाभार्थी की पहचान करना, उनका सत्यापन करना यकीनन एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। तो फिर इतनी अलग अलग योजनाएं क्यों? एक ही बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना क्यों नहीं? क्योंकि शायद नीति निर्माता यह मानते हैं कि हर समस्या का समाधान एक ही चाबी से नहीं हो सकता। हड़िया बेचने वाली महिला की समस्या सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक कलंक भी है। एक विधवा की समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक अकेलापन भी है। हाँ। इन विशिष्ट योजनाओं के जरिए सरकार सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दे रही, बल्कि सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये दिखाता है कि वे समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही ये प्रशासनिक रूप से ज्यादा जटिल क्यों ना हो।
ये वाकई एक बहुस्तरीय रणनीति है। चलिए अब आखिर में उस नींव पर आते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना का जिक्र है। क्या इसमें भी हमें वही पैटर्न दिखता है? हाँ, यहाँ भी वही पैटर्न है, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये योजना मई 2020 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य 5 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना है। इसका मॉडल बहुत सीधा और प्रभावी है। हर परिवार को 100 फलदार पौधे दिए जाते हैं। 100 फलदार पौधे, ये तो एक तरह से भविष्य के लिए एक स्थायी संपत्ति बनाने जैसा है। बिल्कुल, ये तत्काल राहत नहीं बल्कि दीर्घकालिक आय का स्रोत बनाने की योजना है। लक्ष्य ये है कि 3 साल बाद जब ये पौधे फल देने लगेंगे तो हर परिवार को सालाना कम से कम 50,000 रुपए की अतिरिक्त आय हो। अच्छा। और इसे मनरेगा से भी जोड़ा गया है ताकि शुरुआती 3 सालों तक पौधों की देखभाल के लिए मजदूरी की मिले। यह आय सृजन और पर्यावरण संरक्षण का एक सुंदर संगम है। खेती और बागवानी के साथ साथ पशुधन भी ग्रामीण आय का एक बड़ा स्रोत होता है। निश्चित रूप से। और इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना बनाई गई है। इसका लक्ष्य सिर्फ दूध, मांस और अंडे का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि छोटे किसानों की आय में विविधता लाना है। इसमें बकरी पालन, सूअर पालन या बत्तख पालन के लिए 50% से लेकर 100% तक सब्सिडी का प्रावधान है। 100% सब्सिडी? ये किन के लिए है? और यहीं फिर से वो सटीक लक्ष्यीकरण सामने आता है। 100% सब्सिडी का प्रावधान विशेष रूप से विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ये फिर से दिखाता है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे ज्यादा मदद देने का सिद्धांत इन सभी योजनाओं के मूल में है। और इन सब के लिए, चाहे वो बागवानी हो या पशुपालन, पानी तो सबसे बुनियादी जरूरत है। यहाँ नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का जिक्र है। खेत में रोकना, चेक डैम बनाना और लगभग 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संरक्षण करना। ये एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने जैसा है। लेकिन मान लीजिए इन सभी प्रयासों के बावजूद अगर मॉनसून धोखा दे जाए और सूखा पड़ जाए तो क्या उसके लिए भी कोई सुरक्षा कवच है? उसके लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है, जो 15 नवंबर 2022 को शुरू हुई। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई बीमा योजना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक क्षतिपूर्ति योजना है, एक तत्काल राहत। अगर फसल को नुकसान होता है तो प्रभावित किसानों को 3,500 रुपए की तत्काल राहत राशि सीधे उनके खाते में दी जाती है। ये किसान को उस मुश्किल घड़ी में खड़े रहने की हिम्मत देती है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति। सच कहूं तो ये देखकर मैं थोड़ा चौंका। किसी राज्य सरकार का विदेश में मास्टर्स और एमफिल की पढ़ाई को पूरी तरह से स्पॉन्सर करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है और ये देश की पहली ऐसी राज्य योजना है। 2021-22 से शुरू हुई इस योजना का फोकस यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की मतलब टॉप 110 यूनिवर्सिटीज पर है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि पैसा दिया जा रहा है, बल्कि ये है कि किसे दिया जा रहा है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। लाभार्थी कौन है? दस्तावेज बताते हैं कि हर साल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के 25 छात्रों को चुना जाता है। मतलब ये योजना सीधे तौर पर उन वर्गों को मौका दे रही है जिन्हें कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से अवसरों की कमी रही है। और इसी से सरकार की सोच का पता चलता है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, ये सामाजिक न्याय का भी एक टूल है। और यहाँ एक और कनेक्शन है। 2022 में ब्रिटिश उच्चायोग के साथ शिवोनिंग स्कॉलरशिप के लिए भी एक समझौता हुआ है। इसका मतलब है कि ये कोई एक बार की घोषणा नहीं है, बल्कि इसे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन विदेश भेजना तो पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ। जो छात्र राज्य में ही रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? उसके लिए हाँ, पिरामिड का एक मजबूत बेस बनाया गया है। और यहीं पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तस्वीर में आती है। 15 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई ये योजना 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देती है। एक मिनट, 15 लाख का लोन, वो भी सिर्फ 4% के साधारण ब्याज पर। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के। ये तो किसी भी छात्र और उसके परिवार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आमतौर पर बैंक तो बिना गारंटी के बात भी नहीं करते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये बिना गारंटी वाली शर्त ही इसका असली सार है। सरकार यहाँ एक बैंकर की तरह नहीं, बल्कि एक निवेशक की तरह सोच रही है। अपने युवाओं पर निवेश,
ये माना जा रहा है कि पैसों की कमी या गिरवी रखने के लिए कुछ ना होना किसी की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और मुझे एक और योजना दिख रही है जो खास तौर पर लड़कियों के लिए है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ये तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित है। डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपए और बीटेक के लिए 30,000 रुपए सालाना। हाँ, ये एक बहुत ही टारगेटेड स्कीम है। ये मानती है कि सिर्फ लोन दे देना काफी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की जरूरत है। तो अगर हम इन तीनों योजनाओं को एक साथ देखें, मानकी मुंडा से तकनीकी शिक्षा में लड़कियों को लाना, गुरुजी कार्ड से राज्य में उच्च शिक्षा को आसान बनाना और मरांग गोमके से सबसे होनहार छात्रों को दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में भेजना, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश नजर आती है। मतलब स्कूल से लेकर विदेश तक एक पूरी पाइपलाइन बनाने की कोशिश। और इस पाइपलाइन की शुरुआत के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और आकांक्षा योजना जैसी स्कीमें हैं, जो सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने और इंजीनियरिंग मेडिकल की मुफ्त कोचिंग देने का काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये पहला अध्याय हुआ मानव संसाधन में निवेश। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। सपने पूरे करने के लिए उड़ान तो ठीक है, लेकिन हर किसी को एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट की भी जरूरत होती है ताकि गिरने पर चोट ज्यादा न लगे। और स्वास्थ्य से बड़ा सुरक्षा कवच क्या हो सकता है? यहाँ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में एक बड़ा अपडेट दिख रहा है। सहायता राशि को सीधे दोगुना कर दिया गया है, 5 लाख से 10 लाख रुपए। और ये बहुत जरूरी था। कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर की बीमारियां, इनका खर्च आज के समय में किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की पूरी जमा पूंजी खत्म कर सकता है। ये राशि उस बोझ को कम करने की एक सीधी कोशिश है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात है, जो उन्हें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देगी। इलाज तो तब होता है जब कोई बीमार पड़े, लेकिन कोई बीमारी ना पड़े, इसके लिए भी कुछ है क्या? हाँ, और यहीं पर समर यानी SAAMR अभियान का जिक्र आता है, जो कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने पर केंद्रित है। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के एक समग्र नजरिए की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस सेक्शन की जो सबसे क्रांतिकारी योजना है, वो है सर्वजन पेंशन योजना। हाँ, इस पर आते हैं। यहाँ जो बदलाव हुए हैं वे छोटे मोटे नहीं हैं। दस्तावेज साफ कहते हैं कि APL और BPL कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ये तो पॉलिसी में एक भूकंप जैसा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेंशन अब गरीबी का सबूत दिखाकर मिलने वाली खैरात नहीं रही, बल्कि ये एक अधिकार बन गई है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब सरकार ये नहीं कह रही कि अगर तुम गरीब हो तो हम मदद करेंगे। सरकार कह रही है कि अगर तुम इस राज्य के नागरिक हो और इन शर्तों को पूरा करते हो तो सम्मान के साथ जीना तुम्हारा हक है। और शर्तें भी काफी उदार दिख रही हैं। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग और ST/SC समुदाय के लिए तो उम्र सीमा 50 साल ही है। 18 साल से ऊपर की कोई भी विधवा या बेसहारा महिला, दिव्यांग और HIV पीड़ितों के लिए तो कोई उम्र सीमा ही नहीं, सबको 1,000 रुपए महीना। इसी वजह से झारखंड यूनिवर्सल पेंशन यानी सार्वभौमिक पेंशन लागू करने वाले देश के गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया है। ये दिखाता है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा कितना बड़ा कर दिया गया है। ये योजना सिर्फ पैसे नहीं देती, ये लोगों को एक तरह की मानसिक और आर्थिक सुरक्षा देती है, एक गरिमा देती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन ये योजना तो बहुत ज्यादा महंगी होगी। क्या दस्तावेज इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि इसका वित्तीय बोझ कितना है या इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाएगा? दस्तावेजों में इसके वित्तीय मॉडल पर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक जायज सवाल है। अक्सर ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की सबसे बड़ी चुनौती उनका क्रियान्वयन और उनकी वित्तीय स्थिरता ही होती है। लेकिन हाँ, नीतिगत तौर पर यह एक बहुत बड़ा बयान है। और इस बड़े सुरक्षा कवच के नीचे बुनियादी जरूरतों के लिए भी एक परत है, जैसे सोना, सौबरन, धोती साड़ी योजना, जहां 10 रुपए में साल में 2 बार धोती साड़ी मिलती है, और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहते हैं। हाँ, ये ग्रीन कार्ड योजना उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल है जो केंद्र की अंत्योदय योजना के नेट से किसी वजह से फिसल गए थे। उन्हें 1 रुपए प्रति किलो पर 5 किलो अनाज मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य, पेंशन, कपड़े और अनाज, ये जीवन की बुनियादी जरूरतों को सुरक्षित करने का एक पूरा पैकेज है। तो हमने देखा कि सरकार एक तरफ उड़ने के लिए पंख दे रही है और दूसरी तरफ गिरने से बचाने के लिए एक सुरक्षा जाल भी बना रही है। लेकिन सिर्फ सुरक्षा काफी नहीं है,
लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी की भी जरूरत होती है। यहीं पे शायद किसान और रोजगार से जुड़ी योजनाएं तस्वीर में आती हैं। बिल्कुल, सुरक्षा जाल अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक तरक्की की सीढ़ी भी उतनी ही जरूरी है। किसानों के लिए यहाँ दो तरह की योजनाएं दिखती हैं, एक जो तत्काल राहत देती है और दूसरी जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। तत्काल राहत वाली तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना ही लोगी, 1 फरवरी 2021 से लागू हुई, जिसमें 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। हालांकि कुछ शर्तें थी, जैसे परिवार में एक व्यक्ति और 31 मार्च 2020 से पहले का लोन। हाँ, ये एक तरह से किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा था। लेकिन जो दूसरी योजना है वो ज्यादा दिलचस्प है, 2018 की झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना। ये दिलचस्प क्यों है? मोबाइल फोन देना तो आजकल आम बात है। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ फोन देना नहीं था, बल्कि किसानों को ई-नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल से जोड़ना था। सोचिए, एक किसान अपने गांव में बैठकर देश भर की मंडियों का भाव देख सकता है और जहां बेहतर दाम मिले वहां अपनी फसल बेच सकता है। ये उसे बिचौलियों की दया पर निर्भर रहने से बचाता है। ये तकनीक के जरिए सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि हजारीबाग जिला इसे अपनाने में सबसे आगे रहा। मतलब एक योजना कर्ज से उबारती है तो दूसरी कमाई बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। यही नजरिया युवाओं के लिए भी दिखता है क्या? हाँ, बिल्कुल। किसानों के साथ साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार पर भी जोर है। इसके लिए 2021 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मतलब CMEGP लॉन्च की गई। इसके तहत 18 से 45 साल के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन तो कई बैंक भी देते हैं, इसमें खास क्या है? इसमें खास है सब्सिडी और शर्तें। इस लोन पर 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सीधी सब्सिडी है। मतलब अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो आपको 4 लाख वापस ही नहीं करने। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और दूसरी खास बात जो हमने गुरुजी कार्ड में भी देखी थी, गारंटर की शर्तों में ढील। ये उन पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट को दूर करता है, जिनके पास बैंक में गारंटी देने के लिए कोई संपत्ति या पहचान नहीं होती। तो ये योजनाओं का तीसरा अध्याय हुआ, अवसरों की सीढ़ी बनाना। लेकिन ये सीढ़ी तभी काम करेगी जब गांव तक पहुंचने का रास्ता हो। दूर दराज के इलाकों का क्या? यहीं पर कहानी का चौथा हिस्सा जुड़ता है, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो 2024 की है, इसी दिशा में एक कदम है। इसका मकसद बहुत सीधा है, जिन गांवों तक बसें नहीं जाती उन्हें ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ना। और इसे सफल बनाने के लिए एक स्मार्ट मॉडल अपनाया गया है। छात्रों, बुजुर्गों और आंदोलनकारियों के लिए सफर मुफ्त कर दिया ताकि बसों में भीड़ रहे, और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को शामिल करने के लिए उन्हें रोड टैक्स और परमिट फीस में 100% की छूट दे दी। ये एक व्यावहारिक समाधान है। सरकार खुद हर रूट पर बस नहीं चला सकती, इसलिए उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए भी गांव तक बस ले जाना फायदे का सौदा हो। और विकास की बात करें तो एक योजना है जो विकास को सम्मान से जोड़ती है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। हाँ, ये 2017 की योजना है। इसका फोकस बिरसा मुंडा के गांव उलिया हातू और सिद्धू कानू के गांव जैसे, मतलब शहीदों के गांवों का समग्र विकास करना है। पक्के मकान, बिजली, पानी, सड़कें। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। ये कहने का एक तरीका है कि राज्य अपने नायकों और उनके बलिदान को भूला नहीं है और विकास के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और अंत में खेल पर भी ध्यान दिया गया है। सहाय योजना जो नक्सल प्रभावित जिलों में 14 से 19 साल के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए है, और पोटो हो खेल विकास योजना जिसका लक्ष्य हर पंचायत में खेल का मैदान बनाना है। ये भविष्य का निवेश है, खासकर उन इलाकों में जहां युवाओं के भटकने का खतरा ज्यादा है। वहां खेल उन्हें एक सकारात्मक दिशा और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का माध्यम देता है। तो ये सब सुनने के बाद क्या तस्वीर उभरती है? हमने विदेश में शिक्षा से लेकर गांव में खेल के मैदान तक और किसानों की कर्ज माफी से लेकर सबके लिए पेंशन तक एक बहुत बड़ा कैनवस देखा है। बिल्कुल। और अगर हम इन योजनाओं की टाइमलाइन देखें, जैसा कि एक दस्तावेज में दिया भी गया है, तो ये कहानी और साफ हो जाती है। 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जैसी योजना से शुरुआत हुई,
जिसका फोकस पुल बनाने जैसे बुनियादी ढांचे पर था। 2011 तक हम दाल भात योजना पर पहुंचे, जो पेट भरने की जरूरत पूरी करती थी। और अब 2021-23 में हम सर्वजन पेंशन और अबुआ आवास जैसी योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान की भाषा बोलती हैं। ये एक जबरदस्त अवलोकन है। ये वाकई एक सोची समझी यात्रा लगती है, न कि बस कुछ बिखरी हुई घोषणाएं। हाँ, ये इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा सार है। ये हमें बताते हैं कि कौन सी योजनाएं मौजूद है, उनके उद्देश्य क्या है। लेकिन एक सवाल है जो ये दस्तावेज नहीं बता सकते, और वही आज की चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। और वो सवाल क्या है? ये दस्तावेज हमें एक कल्याणकारी राज्य का खाका, उसका ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। लेकिन किसी भी खाके की असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन बेहतरीन योजनाओं को नौकरशाही की उलझनों से बचाकर उस आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए जिसकी जिंदगी बदलने के लिए बनाई गई है। इन योजनाओं की सफलता को सिर्फ लाभार्थियों की संख्या के आंकड़ों में नहीं, बल्कि झारखंड के लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता, उनकी बढ़ती आकांक्षाओं और उन्हें मिल रहे अवसरों में आए असली बदलाव के रूप में कैसे मापा जाए।